प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे समांतर श्रेणियाँ। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स समांतर श्रेणियाँ, चैप्टर नंबर 5 है ये, जिसमें आप पढ़ेंगे समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप पहले आज पढ़ेंगे 5.1 प्रश्नावली 5.1। तो 5.1 पढ़ने से पहले आप ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है या कैसे पता करें कि ये समांतर श्रेणी है। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि आज आप पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी। ठीक, आज आप पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। इसको शॉर्टली कहा जाता है एपी। क्या कहते हैं? एपी। एपी ए फॉर होता है अर्थमेटिक और पी फॉर होता है प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसको शॉर्टली कहा जाता है एपी। ठीक, तो अब समांतर श्रेणी समझते हैं क्या होता है। समांतर श्रेणी क्या होता है? तो समांतर श्रेणी समझने के लिए मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक लिख रहा हूँ 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। ठीक, और दूसरा लिख रहा हूँ 1 4 6 9 11 15 डॉट डॉट। ठीक, ये है। तो अब इनको समझेंगे ध्यान से। पहले को देखा जाए तो देखिए 1 और 3, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस देखा जाए तो 2 है। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो 2 है। डिफरेंस में अंतर। ठीक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 2 है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 2 है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 2 है। तो ऐसी कोई भी संख्याओं की सूची हो जिनके बीच की हर दो बीच की संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस हो समान हो। क्या होना चाहिए? समान। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, 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 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। इस प्रकार डॉट डॉट और भी आगे संख्याएं हों, उनके भी बीच का डिफरेंस सेम आए। जैसे ये भी 2 2 2 आए तो वो भी सेम आए, 2 ही हो, तो ऐसे श्रेणियों को कहा जाता है समांतर श्रेणी। ठीक, क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक, अच्छा इसको देखिए, इसके देखिए इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4। देखिए हर बार अलग अलग आ रहा है। तो कोई भी श्रेणी हो जिनके बीच का डिफरेंस समान ना हो, अलग अलग हो, तो वो होता है असमांतर। क्या होता है? असमांतर, असमान। और तो जो असमान होगा तो उसे समांतर श्रेणी नहीं कहा जाएगा। समांतर का मतलब समझिएगा समांतर। जब इसको तोड़ेंगे तो बनेगा सम धन अंतर। सम धन अंतर, सम मीन्स बराबर और अंतर मीन्स अंतर। जब उनके बीच का अंतर बराबर हो तो उसे कहा जाएगा समान अंतर। समान अंतर क्या कहा जाएगा? समांतर। समांतर क्या कहा जाएगा? समांतर। ठीक, तो जब उनके बीच का अंतर समान होगा तो उसे कहा जाएगा समांतर। तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस समान है तो ये है समांतर श्रेणी, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। अब अगर इसको परिभाषित करना चाहें कि परिभाषित कैसे बताएं समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, तो कहें संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें हर अगला पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें हर अगला पद अपने पिछले पद या उसके पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, तो ये और देख लीजिए, मान लीजिए और देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक और लिख दे रहा हूँ आपके सामने 3
एग्जाम्पल नंबर 3 आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिख दिया जाए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट इस प्रकार अनंत। अब ये देखिए क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए तो कितना 2, इन दोनों के बीच के डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का 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 डिफरेंस 2 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। ठीक, तो सभी के जो डिफरेंस है वो सेम है, समान है। तो जब सभी संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा सेम होगा, समान होगा, तो उसे कहा जाएगा समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे समांतर श्रेणी क्या होता है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ और बिंदुओं की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा समांतर श्रेणी है, सपोज डेट ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट इस प्रकार से समांतर श्रेणी है। तो जब ये समांतर श्रेणी होगा तो इसको कहेंगे प्रथम पद। क्या कहेंगे? प्रथम पद इसको, द्वितीय पद इसको, तृतीय पद इसको, चतुर्थ पद इसको, पंच पद या पांचवा पद कह सकते हैं इसको, छठवां पद इसको, सातवां पद इसको, आठवां पद इस प्रकार से कह सकते हैं। इसको पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, इसको पांचवा पद, इसको छठवां पद, इसको सातवां पद, इसको आठवां पद। ठीक, कहेंगे। अब पहले पद को कहा जाता है ये वन, ये वन या केवल ये कहा जाता है। ठीक, बात एक ही है, चाहे ये वन कहे या केवल ये कहे। और दूसरा होता है ये टू, और तीसरा आपका होता है इसको ये वन कह सकते हैं या ये कहिए, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 इस प्रकार से चाहे जितने हों उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब ये 1 मिस होता है पहला पद, ये 2 मिस दूसरा पद, ये 3 मिस तीसरा पद, ये 4 मिस चौथा पद, ये 5 मिस पांचवा पद, ये 6 मिस छठवां पद, और ये 7 मिस सातवां पद, और ये 8 मिस आठवां पद। ठीक, तो ये पद हो गए। तो ये देखिए पहला पद दूसरा पद इतनी समझ में आ गई होगी। अब देखना है, मान लीजिए हमें ये सारणी चेक करना है, ये सारणी दी है और हमको बताना कि बताओ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो किसी भी समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए इनके बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में जो देखे जो डिफरेंस आया उसको कहा जाता है डिफरेंस, और डिफरेंस को इंग्लिश में कहते हैं सार्वंतर। क्या कहेंगे? सार्वंतर। तो सार्वंतर को डी से प्रेजेंट किया जाता है, सार्वंतर को डी से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सार्वंतर को, सार्वंतर मतलब जो सभी में अंतर होता है उसे कहते हैं सार्वंतर, और सार्वंतर को डी से डी फॉर डिफरेंस और डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमें ये देखना है कि ये जो प्रोग्रेशन है ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो आपको डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डी। तो डी बराबर होता है ये 2 माइनस ये 1। ठीक, फिर ये 3 माइनस ये 2, फिर ये, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये 4 माइनस ये 3, फिर ये 5 माइनस ये 4, फिर ये 6 माइनस ये 5। इस प्रकार से आप सभी का डी निकाल लीजिए, डी फॉर डिफरेंस निकाल लीजिए। यदि निकालने के बाद देख रहे हैं सभी का डिफरेंस सेम है तो वो सार्वंतर है, सॉरी, तो वो समांतर श्रेणी है, ये पी है। और ये सभी का डिफरेंस अलग अलग है, जैसे देखो इसको निकालेंगे तो देखो ये 1 का, ये 2 का मान 4 और ये 1 का मान 2, तो कितना आएगा 2। इसको निकाला जाए, ये 3 का मान 6 और ये 2 का मान 4, तो कितना आएगा 2। इसको निकाला जाए, ये 4 का मान 8 और ये 3 का मान 6, तो कितना आएगा 2। ये 5 का मान 10 और ये 4 का मान 8, तो कितना आएगा 2। और देखिए ये 6 का मान आपका 12 और ये 5 का मान 10, तो कितना आया 2। अब देख रहे हैं, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि डी सभी जो सार्वंतर है समान है, सभी का सेम है, या डी का मान समान है, अतः यह एक
AP है या समांतर श्रेणी है। तो इस तरह से आप किसी को भी जांच करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में कोई चीज़ है या नहीं है, इस तरह से आपको पता करना है। ठीक, तो ये होता है समांतर श्रेणी पता करने के लिए। जो उनके बीच का अंतर होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में कहा जाता है सार्वांतर। ठीक है, सर्वांतर, सर्वांतर। ठीक है, ये सर्वांतर हिंदी में कहते हैं सर्वांतर, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी को निकालना तो ऐसे निकालेंगे, पहले को पहला पद, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पांचवे के पांचवा, छठवें के छठवा, इस प्रकार से जितने पद हो उतना वो पद होगा। पहले को A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, इस प्रकार से अनंत तक होता है, या कुछ निश्चित संख्याओं तक दी रहती है, पता रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं किसी भी श्रेणी को कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, अब आती है बात आगे। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आपको समझना ये है कि जो व्यापक समीकरण होता है, नहीं सॉरी व्यापक रूप, व्यापक रूप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो होता है इस तरह से होता है, ये प्लस डी, ये प्लस 2D, ये प्लस 3D, ये प्लस 4D, ये प्लस 5D, इस प्रकार से और भी आगे होता है। ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ये प्लस, देखो ये जो है ये प्रथम पद है, इसको मैंने कहा भी था कि ये 1 से दर्शा सकते हैं या केवल ये से। तो ये प्रथम पद है, तो ये अगर मालूम हो, अगर ये मालूम हो और डी मालूम हो, तो हम समांतर श्रेणी के जितने पद चाहे उतने पद पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। यहाँ ये जो है प्रथम पद है। ठीक, ये आपका प्रथम पद है, और डी जो आपका है ये सार्वांतर है। क्या है? सार्वांतर। ठीक, ये आपका है, ये सार्वांतर डी है। तो यदि आपको ये मालूम हो और डी मालूम हो, तो आप समांतर श्रेणी को चाहे जितने पदों तक लिख सकते हैं, जितना आपकी मर्जी का है। ठीक, आप सपोज डेट मान लीजिए मैं आपको कह दे रहा हूँ कि ये जो ये का मान है ये 5 है और डी का मान जो है 3 है, तो अब इसको मतलब समांतर श्रेणी बताओ। तो समांतर श्रेणी इसी पर रखते चलो जाओ। देखो ये का मान 5 कामा, इसको दूसरा पद आपका हो जाएगा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, ये छठवां पद है। तो ये हो जाएगा 5 और प्लस डी 3, और ये हो जाएगा ये का मान 5 और प्लस 2 गुणे डी का मान 3, और ये हो जाएगा 5 प्लस 3 गुणे 3, और ये हो जाएगा 5 प्लस 4 गुणे 3। इस प्रकार से ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 3 8, और ये हो जाएगा 5 और 3 दूना 6 11, और ये हो जाएगा 5 3 त्रिका 9 5 14, और ये हो जाएगा 5 4 3 12 5 16। ऐसे इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, समांतर श्रेणी को पता कर सकते हैं। ठीक, तो ये बन गई समांतर श्रेणी। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये का मान इतना है और डी का मान इतना है, तो समांतर श्रेणी बताइए, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। ठीक, एक बार और समझ लीजिए, आप पुनः समझिए। ये जो ये है ये प्रथम पद है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। ठीक, ये आपका समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, और डी जो आपका है सार्वांतर है। डी आपका क्या है? सार्वांतर है। अब अगर आपसे कहा जाए कि श्रेणी बताओ, तो श्रेणी का व्यापक रूप है उसी पर रख देंगे। तो श्रेणी का समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये प्लस ये डी, ठीक, ये प्लस 2D, ये प्लस 3D, ये प्लस 4D, ये प्लस 5D, ये प्लस 6D। इस प्रकार से और सारे निकाल सकते हैं। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। ठीक है, अब मैंने बताया कि आपको कैसे पता करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि मान लीजिए प्रथम पद और सार्वांतर दिया हो तो समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे, ये भी इस आधार पर रखते चले जाएंगे, है ना। ये देखिएगा, ये प्लस ये देखो, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है,
ये चतुर्थ पद है, ये पंच पद है, और ये षष्ठ पद है, और ये सप्त पद है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये देखिए ये डी का जो मान होगा ये पदों से एक कम रहेगा। देखो 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4, 6 है तो 5, और 7 है तो 6। एक हमेशा डी में एक पद हमेशा एक कम करके गुणा कर देंगे और ये में जोड़ देंगे, जो आएगा उसका अगला पद होगा। ठीक, अब बात आती है, मान लीजिए कि कोई श्रेणी दिया है, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई श्रेणी दिया है, देखिए ये देखिए, ये श्रेणी मैंने आपके सामने दे दिया। ये श्रेणी है आपके सामने 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस प्रकार से। और ठीक, अब इसमें कह रहा है, जैसे देखो ये प्रथम है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, और आपसे कहा जाए कि 10वां पद बताओ। 10वां पद जो होगा कितना होगा, 10वां पद कितना होगा। ठीक है, 10वां पद बताइए कितना होगा। जैसे देखो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, 6 पद दिया है, तो छठवां पद आपका 18 है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 10वां पद कितना होगा, तो 10वां पद, ये 10वां पद है, तो 10वां पद यहाँ n बराबर हो गया 10। ठीक है, अब इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला, ये n इक्वल टू ये प्लस n-1 और सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, n-1 इंटू डी, इस पे रख देंगे आप। ठीक है, इस पे रख देंगे, आपका 10वां पद मालूम हो जाएगा। देखो ये क्या है, n जो है आपका यही है 10वां पद, और ये जो आपका है प्रथम पद है, और n-1, n यही आपका है 10, और ये -1 है, और d आपका है सार्वंतर। तो देखो ये श्रेणी है 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो इसमें ये प्रथम पद आपका ये बराबर हो गया 3, और d निकाल लीजिए, तो d बराबर हो जाएगा ये 2 माइनस ये 1। तो बताओ ये 2 कौन 6 और ये 1 3, तो कितना आ गया 3। ठीक, अब इसी पर रख दीजिए, तो यहाँ देखिए ये 10 इक्वल टू हो जाएगा ये का मान 3 और प्लस यहाँ हो जाएगा ये n का मान 10 -1, और d का मान देखो यहाँ 3 निकाले हैं 3। अब देखिए तो जाएगा 3 प्लस 10 में से घटा लीजिए 9 और गुणे 3, तो हो जाएगा 3 और प्लस 9 त्रिक 27 बराबर 30। ये 10वां पद कितना हो जाएगा 30। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, कैसे पता करें समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, कैसे कौन सा पद निकालना हो, इस प्रकार से मैंने आपको बताया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या है। ठीक, तो आइए अब एक्सरसाइज शुरू किया जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.1 है। कह रहा निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, मतलब एपी इनमें से कौन सा है और क्यों है। तो कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपया है प्रथम किलोमीटर। अगर आप प्रथम 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसका किराया 15 रुपया देना है, लेकिन यदि उसके अतिरिक्त और किलोमीटर जा रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा किराया आपको देना है 8 रुपया। तो कह रहा है कि बताओ जो ये है, ये सूची जो है ये पी है, अगर है तो क्यों है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है प्रश्नावली 5 का पहला क्वेश्चन हल डालेंगे। ठीक, हल डाल दिए। अब कह रहा जो प्रथम किलोमीटर का किराया है 15 रुपया, तो लिख दीजिए प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया। ठीक, प्रथम किलोमीटर का किराया जो आपका है 15 रुपया है। ठीक है, और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया तो ये भी लिख दीजिए, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, ठीक, 8 रुपया है। कितना है 8 रुपया, ध्यान से देखिएगा। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। तो इस प्रकार देखेंगे एक सूची बनेगी, तो एक सूची बन जाएगी। यहाँ देखिएगा सूची,
लिख सकते हैं किरायों की सूची या केवल सूची बनेगी। एक सूची क्या बनेगी, 15 किलोमीटर, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया, अगर दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 15 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 23 रुपया, तीसरा जाएगा तो अब फिर इसमें 8 जुड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 और 8 31, फिर इस प्रकार इसमें जाएगा तो हो जाएगा 39, फिर इसमें जाएगा 47, फिर इसमें जाएगा 55, फिर इसमें जाएगा 63। इस प्रकार से जितने आगे जाएगा उसकी किराया इस प्रकार से एक सूची बनेगी, किरायों की एक सूची। ठीक, अब प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे पता करना है कि कोई जो है सूची जो है संख्याओं की सूची वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो ये संख्याओं की सूची हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसको पता करने के लिए देखो, ये जो है आपका प्रथम पद, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या है, ये जो आपका है 15 है प्रथम पद। ठीक, ये है या ये 1 कहिए। ठीक, और ये 2 आपका है 23, और आपका फिर ये 3 है 31, फिर ये 4 है आपका, ठीक, 39। ऐसे आप और भी कर सकते हैं। तो इतने पे अगर जांच कर लिया जाए तो पता हो जाएगा। अब देखिएगा d बराबर होता है ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 का मान रखिए तो 23 और माइनस देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 15 तो क्या आ गया 8। फिर देखिए d का मान फिर निकालिए तो ये 3 माइनस ये 2, तो यहाँ फिर देखेंगे तो ये 3 का मान 31 और माइनस ये 2 का मान 23, तो फिर आ जाएगा 8। ठीक, फिर d निकाल लीजिए, d2 नहीं d3, इसे फिर d निकालिए तो ये जाएगा ये 4 और माइनस ये 3, तो ये 4 का मान 39 और इसका मान 31, तो आ जाएगा फिर 8। ठीक, ध्यान देंगे। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो d है ये सब जगह समांतर है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि d का मान समान है, क्योंकि d का मान समान है, अतः यह AP है। क्या है, AP है, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन समझिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। शेष हवा का 1/4 भाग। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ये बताना ये AP में है कि नहीं है। ठीक, तो ध्यान दे दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। मान लीजिए आपके एक बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, इसमें हवा है, क्या है, हवा। कितना हवा है ये मालूम नहीं है, तो मान लिया जाए नंबर 2 डालिए और हल डाल दीजिए और मान लीजिए, माना बेलन में हवा की मात्रा 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, मान लिया बेलन में हवा की मात्रा 1। ठीक, हवा कितना निकलेगा, तेरा हवा जो निकला, हवा निकल रहा है 1/4, 1/4 निकल रहा है। ठीक, तो निकला कितना, ठीक है, हवा निकला 1/4, तो हवा 1/4 निकल गया, तो बचा कितना हवा, इतना निकल गया, तो बचा कितना, तो शेष हवा। तो यहाँ निकाल दीजिए शेष हवा, ये था 1, इसमें से 1/4 निकल गया। ठीक है, अब 1/4 निकल गया तो बचा कितना, सरल कर लीजिए, इसको 1 है तो ये हो जाएगा 4 कम 4 हो जाएगा 4 माइनस 1, तो हो जाएगा 3/4। ठीक, अब इतना निकल गया, तो ये देखो इतना जब निकल गया तो क्या बन जाएगा, T1 जो बन जाएगा, पहला जो आपका मान लीजिए पहला टर्म या A1 कह सकते हैं, पहला आपका बन जाएगा 3/4 गुणे 1/4। कह रहा शेष हवा का 1/4 निकलता है तो 1/4 निकाल दिए तो हो जाएगा 3/4 चौक 16। ठीक है, 3/4 चौक 16, तो इतना हवा आपका क्या हो गया, T1 हो गया, प्रथम पद हो गया।
बात समझिएगा। देखो एक बेलन है, इसमें हवा इतना है, इतना हवा है, और उसके बाद कह रहा है कि जो बेलन है उसमें से हवा जो निकलता है, जबकि वायु निकालने वाला पंप जो जो वायु निकाल रहा है पंप पे, वो हवा निकाल रहा है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4। तो हवा निकाला मान लीजिए 1/4, तो शेष कितना निकाला, शेष मतलब सॉरी बचा कितना, तो इतना बचा। अब इसका 1/4 निकालेगा तो इतना निकालेगा। तो प्रथम बार में इतना निकाला। अब 2 देखा जाए, प्रथम बार में इतना निकाला तो प्रथम बार में इतना हवा निकाल दिया, ध्यान दीजिएगा। तो T2 निकाला जाए तो फिर देखिएगा T2 का मान कैसे आएगा। T2 मतलब दूसरा पद, प्रथम बार में इतना हवा निकाला उसने, ठीक है, इतना हवा निकाला। तो अब की बार देखेंगे कितना बचा। तो अब की जो टोटल यही है, 1 माइनस ये हो जाएगा 3/16, ठीक। और इसमें से जो निकलेगा उसका शेष जो बचेगा उसका निकालेगा 1/4। तो फिर 1/4 कर देंगे, सरल कर लीजिए, हो जाएगा आपका। देखिए 16 कम 16 और 16 में से 3 घटा दीजिए, 13/16 और गुणे 1/4 बराबर हो जाएगा 13/64। इतना निकल गया T2, ठीक। इसी प्रकार से T3 निकाल लीजिए। तो T3 आपके देखो इतना बचा है, और इसमें से निकालेगा आपका 13/16। इतना जो इतना हवा निकला तो इतना, तो फिर शेष कितना बचेगा। तो शेष जो बचेगा अब की बार देखिएगा, इतना जो बचेगा ध्यान दीजिएगा। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा इसका फिर 1/4 निकालेगा, तो 1/4 कर दीजिए। तो जगह देखो 16 कम 16 और 13 घटा लीजिए, 3/16 और गुणे आ जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा 3/16 चौके 64, ठीक। यहाँ भी हो जाएगा 64, 16 चौके 64, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इतना हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो बना श्रेणी बना 3/4, फिर 13/64 और फिर आपका बचा 3/64, ये बन रहा है। इस प्रकार से बनी एक संख्याओं, मतलब संख्याओं की एक सूची बनी, मतलब हवा निकलने की जो मात्रा निकली उसकी सूची बनी। अब इसको अगर जांच किया जाए, इसको पता करना है आपको कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ठीक। इसको बताना है आपको समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे पता करेंगे भैया, कि मैंने आपको बताया, देखिएगा ध्यान से। मैंने भी आपको बताया कि कैसे बताएंगे समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ध्यान देंगे, इसको अब आपको बताना समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो ये हो गया ये 1 3/4, और ये बन गया ये 2 13/64, और फिर ये बन गया ये 3 3/64, ठीक। ये हो गया। अब आपको निकालना है D, तो D निकालिए। तो ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 का मान आपका है 13/64 और माइनस ये 1 का मान है आपका 3/4। सरल करेंगे तो आ जाएगा 64, यहाँ हो जाएगा 13 और माइनस यहाँ देखिए 16 3 48, 16 चौके 64, 16 3 48 होगा। तो ये तो माइनस मान आएगा, माइनस 15 नहीं, माइनस हो जाएगा 35/16 64। अच्छा फिर निकाला जाए तो ये हो जाएगा ये 3 माइनस ये 2, ये 3 माइनस ये 2, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 का मान आपका है 3/64 और माइनस ये 2 का मान है आपका 13/64, ठीक। इसको भी सरल करेंगे तो इसका देखिए इस हर बराबर है तो एक बार लिखेंगे, तो 13 माइनस 3 माइनस 13, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 10/64। चूँकि यहाँ लिखेंगे D, जो D है समान नहीं आता, यह AP नहीं है, ठीक। इस प्रकार से प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, तो आपको बताना है कि ये AP में है कि नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपका ये तीसरा सवाल है, ठीक। तीसरा सवाल है, हल डालिए। और उसमें दिया है, क्या दिया है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत। तो यहाँ लिख दीजिए प्रथम मीटर खुदाई की लागत दिया 150 रुपया, ठीक।
और अतिरिक्त इसके बाद जो खुदाई होगा, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, इसके बाद वाला यहाँ लिख दीजिए, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, ये अतिरिक्त है, मतलब 150 रुपया लगेगा, सॉरी 150 लगेगा, लेकिन 50 रुपया और बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये 50-50 रुपया बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार सूची बनेगी, क्या बनेगी, सूची, सूची बन जाएगी। तो पहले का है 150, लेकिन जब दूसरा मीटर खोदेगा तो उसका 150 + 50 200 रुपया हो जाएगा। फिर तीसरा 250 हो जाएगा, इस प्रकार 50-50 बढ़ेगा, फिर 300 हो जाएगा, फिर 350 हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा। इस प्रकार से ये ऐसे बढ़ता रहेगा। अब इसको बताना है कि जो बना ये सूची ये एपी है कि नहीं है, तो दर्शा सकते हैं। देखो डी निकाल लिया जाए तो डी बराबर हो जाएगा A1 माइनस A2, नहीं सॉरी A2 माइनस A1, ठीक। तो A2 देखो कौन, ये A1 है, ये A2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो A2 का मान देखो 200, ये है, ठीक है। और A1 का मान 150, तो आपका आ गया 50। फिर डी का निकालिए, तो A3 माइनस A2, तो देखो A3 हुआ 1 2 3, तो ये हो गया 250, और 2 200, तो फिर आ गया 50। फिर एक बार और निकाल लिया जाए, A4 माइनस A3, तो देखो A4 मतलब 1 2 3 4, 300 आ गया, और माइनस A3 250, घटा दीजिए तो 50 आ गया, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी का मान समान है, अतः यह एक एपी है, या यह कह सकते हैं यह एपी है, ठीक। ये हो गया, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष जो है चक्रवृद्धि ब्याज जमा किया जाए खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो देखो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, चौथा सवाल है हल। प्रत्येक वर्ष, तो पहले देखिए ये मूलधन हो गया, मूलधन हो गया 10,000, ठीक। और जो ब्याज हो गया, ब्याज की दर, ब्याज की दर ये हो गया 8%। तो मान लीजिए आप पहले 10,000 जमा किए, तो पहले वर्ष के लिए पहला वर्ष जो हो जाएगा, पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि यहाँ लिख सकते हैं, पहले वर्ष की राशि हो जाएगी 10,000, आपने पहले दिया 10,000, ठीक। अब दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष कितना देंगे, तो दूसरे वर्ष आपको ब्याज मिलेगा, तो पहले ब्याज निकाल लिया जाए। तो ब्याज कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, दूसरे वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखिए ब्याज, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन और गुणे दर और गुणे समय और बट्टा 100, ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। तो मूलधन 10,000 है और गुणे दर कितना है 8, और गुणे 100 नहीं सॉरी समय 1 वर्ष और बट्टे 100, इससे काट दीजिए, गुणा कर लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये ब्याज आ गया 800। तो देखो पहले वर्ष जमा किया था 10,000, अब दूसरे वर्ष 800 रुपया ब्याज पा गया, तो हो गया दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि, ध्यान दीजिएगा, दूसरे वर्ष की राशि, पहले दिया 10,000 और दूसरे वर्ष 800 रुपया ब्याज पाया, तो अब दूसरे वर्ष की राशि हो जाएगी 10,800 रुपया, ये हो गया दूसरे वर्ष का। अब फिर देखिए तीसरे वर्ष का, ठीक। तो अब उसके पास इतना रुपया हो गया, अब तीसरे वर्ष फिर ब्याज पाएगा ये, क्योंकि ब्याज जमा है तो पाएगा ही। तो ब्याज बराबर फिर रखो उसी पे मूलधन, तो मूलधन अब की बार ये हो गया 10,800 और गुणे दर 8 और गुणे समय 1 और बट्टे 100, शून्य से शून्य काट दीजिए,
गुणा कर लीजिए, 8 अठाएं 64, 8 एकम 8, अब की बाय 864 रुपया। ठीक है, तो अब तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि, ठीक है। तो अब पहले दूसरे वर्ष पाया था 10,800, अब की बार 864 फिर ब्याज पा गया, तो हो जाएगा 4 6 और 8 8 16, ये 11,664 रुपये, ये तीसरे वर्ष की हो गया। ठीक, इसी प्रकार से निकाला जाए चौथे वर्ष का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चौथे वर्ष का तो फिर ब्याज पाएगा, ये फिर ब्याज पाएगा, तो ब्याज मूलधन, तो मूलधन 11,664 और गुणे दर 8 और गुणे समय 1 और बटा 100। ठीक, गुणा कर लीजिए इसका इसमें, क्योंकि अब की बार कटेगा है नहीं, तो गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32 के 2, 8 छक 48, 3 51, 8 छक 48, 5 53, 8 एकम 8, 5 13, 8 एकम 8 1 9। ठीक, अब बटे 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए यहाँ, तो 933 रुपये। अब देखिएगा चौथे वर्ष आ गया, सॉरी चौथे वर्ष, चौथे वर्ष की राशि, चौथे वर्ष की राशि हो जाएगी आपका कितना पाया था, 11,664 प्लस 933.12। ठीक है, 933.12 जोड़ लीजिए, तो आ जाएगा 12.437, 6 3 9, 9 6 15, 1 1 2, ये आ गया 12,597.12। ठीक, इस प्रकार इनकी एक सूची बनेगी। क्या बनेगी, सूची, ध्यान दीजिएगा। अब इनकी एक सूची बन गई, देखिएगा क्या सूची बना, ध्यान दीजिएगा। पहले वर्ष उसने पाया 10,000, 10,000 उसका मूलधन है, 10,000 जमा किया। अब दूसरे वर्ष इसका हो गया 10,800, ठीक, और तीसरे वर्ष इसका हो गया 11,664 रुपया, और फिर चौथे वर्ष इसका हो गया 12,597.12 रुपया। इस प्रकार से आगे गणना करते जाएंगे, इसका बढ़ता जाएगा। तो ये बताना है आपका कि ये एपी है कि नहीं है, ये एपी है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे, देखो ये A1 हो गया, ये A2, A3, A4। तो देखो A1 का मान यहाँ पर 10,000, ठीक, A2 का मान 10,800, A3 का मान 11,664 और A4 का मान 12,597.12। अब आपको डी निकालना है, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 का मान देखिए 10,800 और माइनस A1 का मान 10,000, घटा दीजिए, आ जाएगा 800। फिर डी निकालिए, A2 नहीं A3 माइनस A2, तो A3 का मान आपका देखिए 11,664 और माइनस 10,800। अब फिर घटाइए तो यहाँ आएगा 4 6 और फिर आ जाएगा 8, 864 आ गया। फिर डी निकालिए, तो A4 माइनस A3, तो ये है 12,597.12 माइनस 11,664, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 933.12। ठीक, ये आ गया। अब देखिए यहाँ डी का मान आया 800, यहाँ डी का मान आया 864, यहाँ डी का मान आया 933.12। तो यहाँ देखिए चूंकि डी का मान असमान है, क्या है, असमान, मतलब बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। ठीक, इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि एपी है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बताना है कि एपी है या नहीं है। ठीक है, ठीक। अब प्यारे स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ये और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। देखो ये का मान दिया है और डी का मान दिया है, कह रहा है प्रथम 4 पद बताओ, मतलब शुरुआत का 4 पद बताइए क्या क्या होगा। तो देखिए दूसरे का पहला देखिए, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए दिया है,
क्या है, दिया है, दिया है, क्या दिया, ये है, ये बराबर दिया है 10 और डी बराबर दिया है, डी बराबर 10। ठीक, दोनों 10 10 दिया है। आपको प्रथम के 4 पद बताने हैं, प्रथम के 4 पद। तो प्रथम के 4 पद लिखिए। तो प्रथम के 4, एक पहला पद दिया ही है, आपको दूसरा पद बताना है। देखो ये पहला पद दिया है तो आपके दूसरा पद बताना है। तो दूसरा पद कैसे, देखिए दूसरा पद अगर आपको बताना हो तो देखिए ये 2 बराबर होता है ये प्लस डी, ये प्लस डी होगा। मतलब जिस पद से आप पूछेंगे, जिस पद की बात आप करेंगे उससे एक कम रहेगा। तो देखो 2 में से एक घटा दो, उतने का डी में गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा। अब देखो डी का, ये का मान 10 और प्लस डी का मान 10 तो हो जाएगा 20। ठीक, ये हो गया। अब ये 3 निकालिए। तो ये 3 बराबर हो जाएगा ये प्लस, देखो 3 से एक कम 2d, हमेशा डी में उतने गुणा कर देंगे। ठीक है, जितना जिस पद की बात करेंगे उतना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये का मान देखिएगा, ये का मान 10 और प्लस 2 गुणे डी का मान 10 तो हो जाएगा 10 प्लस 10 दूना 20, तो ये हो गया 30। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अगला देखिए। अब आपको निकालना ये 4, 4 पद निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 पद निकालना है जिसमें से आपका एक पद पता है। तो ये 4 बराबर, देखिए ये प्लस, अब इस 4 से एक कम तो 3d, उतने में डी का गुणा करेंगे, हमेशा एक कम जिस पद को निकालेंगे। तो ये का मान 10 प्लस 3 गुणे इसका मान भी 10 है, तो 10 प्लस 10 तियाँ 30 और 10 और क्या हो जाएगा 40। ठीक, ये हो गया। तो अब आपने निकाल लिया तो यहाँ लिख सकते हैं अतः, अतः प्रथम 4 पद क्या क्या होंगे, पहला होगा 10, दूसरा होगा 20, तीसरा होगा 30 और चौथा होगा 40। ये होंगे आपके प्रथम 10 पद। ठीक, इस प्रकार से आपको बताना है। ऐसे इनमें और भी जो है उनको भी आपको ऐसे बताना। देखिए ये भी ऐसे है, इसको भी आप ऐसे बताइए। क्या कीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए। ठीक, यहाँ देखिए दूसरे का दूसरा हल डालिए और लिख दीजिए दिया है। ठीक, दिया है, क्या दिया है, ये का मान दिया है -2 और डी का मान दिया है 0। अब देखो ये 1 दिया है, ये कहो या ये 1, आपको ये 2 निकालना है, ये 2, तो ये प्लस डी, डी हो जाएगा। देखो एक होगा ना, 2 में से एक घटाओगे तो एक आएगा, तो एक का गुणा करोगे तो डी ही आएगा। इस पे रख दो, ये का मान -2 और प्लस डी का मान 0, तो ये भी हो गया -2। ठीक है, अगला देखिए ये 3 निकालिए। तो ये 3 बराबर हो जाएगा ये प्लस, अब देखिए इससे एक कम हो जाएगा, 3 से एक कम तो 2d, तो हो जाएगा ये का मान -2, ये का मान -2 प्लस 2 गुणे डी का मान 0, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस 2, 0 में 0 बराबर फिर आ जाएगा -2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगले देखिए। अब ये 4 निकालिए। तो ये 4 बराबर हो जाएगा ये प्लस, देखिएगा 3d, देखिए यहाँ 4 रहेगा तो 3 एक हमेशा कम रहेगा, तो ये का मान -2 प्लस 3 गुणे और डी का मान 0, तो हो जाएगा -2 प्लस 0, तो बराबर फिर आ जाएगा -2। ठीक, अतः, अतः देखिएगा 4 पद निकाल लिए। 4 पद जो होंगे प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, प्रथम लिख दीजिएगा प्रथम 4 पद। पहला होगा -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2 और चौथा भी -2। देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये हो गए, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, ऐसे करना है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं, दूसरे का 3 भी। ठीक है, हल डालिए और लिख दीजिए, दो दिया है, जो दिया है लिख दीजिए। तो क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है ये बराबर दिया है 4 और डी बराबर दिया है -3। ठीक, इसके भी 4 पद बताना है। तो पहले ये 1 दिया है, समझो ये 2 निकालना है। ये 2 बराबर ये प्लस डी, तो ये का मान 4 और प्लस डी का मान -3, और सरल करेंगे 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, बराबर आ जाएगा 1। ठीक, ये 3 निकाल लिए। तो ये 3 हो जाएगा ये प्लस, यहाँ देखिए 3 है तो 2 हो जाएगा 2d। अब देखिए ये का मान 4 और प्लस 2 गुणे डी का मान -3। अब आगे देखेंगे
तो ये हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 तो आ जाएगा -2। देखिए -2 आ जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा। अब ये 4 निकालिए तो जाएगा ये प्लस 3D, तो जाएगा 4 प्लस 3 गुणे और D का मान -3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस हो जाएगा -3 त्रिका 9। अब इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा -5। ठीक, ये हो जाएगा। अतः हो जाएगा प्रथम 4 पद, पहला ये होगा 4, दूसरा 1 और तीसरा -2 और चौथा -5, ये होंगे आपके। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है। चलिए चौथा देखिए। प्यारे स्टूडेंट्स, मान दूसरे का चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में भी हल डालिए और लिख दीजिए दिया है। ठीक है, क्या किया है, दिया है। क्या दिया है देखिएगा, ये बराबर दिया है -1 और D बराबर दिया है 1/2। ठीक, अब ये 2 निकालना, तो ये 2 बराबर होता है ये प्लस D। तो ध्यान दीजिएगा, ये का मान -1 और प्लस D का मान 1/2, तो सरल कर लेंगे तो इसका हर 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 इसमें गुणा कर देंगे -2 प्लस 1, सरल करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक, -1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -1/2 आ गया। ठीक, अगला समझिएगा। अब ये 3 निकाल लिए तो ये 3 बराबर हो A प्लस और ये हो जाएगा D का मान 2D। देखो ये हमेशा इससे कम रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 1 रहेगा। अब देखिएगा इसका मान 1 और प्लस 2 गुणे D का मान 1/2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया -1 प्लस 1, यहाँ बचा 1, तो 1 से ये हो जाएगा 0। ठीक, अगला देखिए ये 4 निकालिए तो ये 4 हो जाएगा ये प्लस 2D, नहीं सॉरी 3D हो जाएगा, हमेशा इससे कम रहेगा, तो ये का मान -1 प्लस 3 गुणे इसका मान 1/2, गुणा कर लीजिएगा, हो जाएगा -1 प्लस 3 कम 3/2, ये इसका हर 1 है, अंश का अंश में, हर का हर में। अब इसको सरल कीजिए, तो जब इसको सरल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 और प्लस 3, तो हो जाएगा 1/2। ठीक, अब यहाँ अतः प्रथम 4 पद क्या क्या है, एक है ये देखिए, ये है -1। ठीक, और दूसरा ये है -1/2 और तीसरा ये है 0 और चौथा ये है 1/2। ये हो गया आपके आंसर। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, चलिए पांचवा देखिए। प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आप दूसरे का पांचवा, तो हल डालिए। ठीक है, और लिख दीजिए दिया है। क्या दिया है, अब क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, दिया है ये बराबर दिया है -1.25 और D बराबर दिया है -0.25। ठीक है, अब आपको ये 2 निकालना है, तो ये 2 बराबर ये प्लस D, तो ये का मान -1.25 और प्लस D का मान -0.25। ठीक, सरल कर लेंगे तो -1.25 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25, माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का, याद रखिएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का, तो जोड़ लिए 5 5 10 के 0, 2 2 4 हो जाएगा 5.1, कितना आ गया 1.50। ठीक, अब ये 3 निकालिए, तो ये 3 बराबर हो जाएगा ये प्लस 2D, तो ये का मान -1.25 और प्लस सॉरी ये प्लस रहेगा, प्लस 2 गुणे D का मान -0.25। ठीक, सरल करेंगे तो -1.25 और ये हो जाएगा प्लस, इस माइनस से माइनस गुणा कर देंगे, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, ये 0.50। अब ये भी जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का, तो जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 0 और 5 2 7 और 0.1 -1.70 आ गया। ठीक, -1.70, नहीं सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, 5 है ये 0, तो यहाँ 5 हो जाएगा।
ठीक है, -1.75। चलिए अगला देखिए, ये 4 निकालिए, तो ये 4 बराबर a प्लस 3d, हमेशा ये कम रहेगा इससे, तो ये का मान -1.25 अब प्लस 3 गुणे d का मान -0.25। ठीक, फिर किया जाए तो -1.25 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 15 के 5, 3 दूना 6 1 7, 0.75। फिर ये जुड़ेगा तो जोड़ा जाए, माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस से लगेगा, 5 5 10, 7 2 9 1 10 और 1 1 2, इतना आ गया 0.22। ठीक, तो ये होंगे। अब यहाँ लिखिए अतः प्रथम 4 पद, पहला -1.25, ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ निकाले हैं आप -1.50। ठीक, और तीसरा फिर आपने निकाला है -1.75 और फिर ये निकाला है -2.0। ये होंगे आपके चारों पद। ठीक है, ये 4 पद आपने लिखा, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, तो ये होंगे आपके आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतने ही। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बचे आपके, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, तो इसको पार्ट 2 में देखेंगे, और इस वीडियो को अब देखने के बाद पार्ट 2 भी देखिएगा, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।